नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिको सर्जिकल नर्स में। और देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन के बारे में जो हर किसी नर्सिंग स्टाफ के साथ में होती है और किसी स्टूडेंट के साथ में भी हो सकती है। आज हम बात करें उस सिचुएशन के बारे में जिसका नाम है पॉइजनिंग। यानी कि पॉइजनिंग वाले पेशेंट्स को आप अगर इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं तो किस प्रकार से उसको हैंडल करेंगे, उस बारे में आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप उसको डायग्नोस करेंगे, किस प्रकार उसकी पॉइजनिंग का पता लगाएंगे और किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और देखते रहे मेडिको सर्जिकल नर्स। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट पॉइजनिंग का आपकी इमरजेंसी में एंटर होता है तो उस सबसे पहले आपको उसके सिम्टम्स ऑब्जर्व करने होते हैं। जैसे कि पेशेंट के मुंह से कुछ झाग आ रहे होंगे, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में ड्रूलिंग कहते हैं, या पेशेंट को सांस में तकलीफ होगी, या पेशेंट कॉन्शियस भी हो सकता है और सब कॉन्शियस भी हो सकता है और फुल्ली अनकॉन्शियस भी हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले इस कंडीशन में आपको पेशेंट की जो है फर्स्ट एंड प्रायोरिटी जो होती है हमारी नर्सिंग स्टाफ की, वो ये होती है कि हमें उसकी जो एयरवे है उसको क्लियर करना है। यानी कि वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो पेशेंट को सबसे पहले हमें एयरवे को क्लियर करना है। एयरवे को क्लीन करने के लिए आप वहाँ पर सक्शन कर सकते हैं दोस्तों, या फिर उसको लेटरल पोजीशन के अंदर उसका जो हेड है वो आप रख सकते हैं, ताकि जो यहाँ पर जो झाग उसके मुंह में बनेंगे वो जो है लेटरल पोजीशन में से बाहर, मुंह से बाहर आ जाएंगे। और एस्पायरेशन यानी कि उसको निगलने की जो क्षमता है, जो कि वो अनकॉन्शियस है, वो उसमें अभी तक पॉसिबल नहीं है, तो वो जो सिक्रेशन है उसके फेफड़ों में ना जा पाए या लंग्स के अंदर एंट्री ना कर पाए, जिसे हम भी अपनी भाषा में एस्पायरेशन कहते हैं। आफ्टर द सक्शन नेक्स्ट प्रोसीजर आपके पास रहेगा दोस्तों वाइटल चेकिंग। यानी वाइटल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसकी पल्स रेट चेक करनी है, उसका रेस्पिरेशन चेक करना है और टेम्परेचर चेक करना है दोस्तों। ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से चेक करनी है, तथा इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है उसका SpO2 भी चेक करना है। पेशेंट अगर जो है उसके सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट को सांस में तकलीफ होगी अगर वो उसने पॉइजनिंग का केस है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसकी सैचुरेशन हमें चेक करनी होती है। उसकी BP यहाँ पर फॉल हो सकती है या बढ़ भी सकती है, अकॉर्डिंग टू उसने क्या जो है इंजेस्ट किया है, उसने क्या खाया है, किस टाइप का जहर खाया है, उसके हिसाब से उसकी BP में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो सभी वाइटल्स चेक करने के बाद यहाँ पर जो हमें सबसे पहला काम करना है वो करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें स्टमक वॉश करना है। अगर हमें पता है कि उसने किस टाइप का जहर खाया है या किस टाइप का पॉइजन उसने इंजेस्ट किया है, तो हम उसके हिसाब से उसको एंटीडोट लगाएंगे। अगर पेशेंट का जो पॉइजनिंग का केस है वो अननोन है, यानी कि हमें पता नहीं है, तो हमें यहाँ अपने उनके अटेंडर्स जो उनके साथ में जो रिलेटिव्स आए हैं उनसे हमें डाटा को कलेक्ट करना है कि पेशेंट कहाँ था, क्या खाया, किस तरह से खाया, कितना खाया या किस अमाउंट में खाया है या कितनी देर पहले खाया है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट के अटेंडर्स से हमें पूछनी है। अगर पेशेंट एबल है बता पाने में, यानी कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है या सब कॉन्शियस है, तो उससे पेशेंट सबसे पहले पेशेंट से ही हमें बात करनी है दोस्तों। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो दोस्तों हमें सबसे पहले उसके खास रिलेटिव जो पेशेंट के उस समय उसके पास थे उससे पता करना है। तो देखिए दोस्तों, कई बार कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि पेशेंट ने जब जहर खाया होता है तो वहाँ पर वो अकेला होता है या उसके पास कोई रिलेटिव नहीं होता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट से पूछना बेस्ट रहता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें इसके लिए हमें सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि हमें बाय ब्लड और यूरिन सैंपल के द्वारा हम जो है हमारे जो पॉइजनिंग है उसका पता लगाएं। और इसके अलावा हमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे अगर सांस में तकलीफ है तो हम उसे ऑक्सीजन लगाएंगे, अगर BP फॉल हो रहा है तो उसके हिसाब से उसका फ्लूइड जो है उसको बढ़ाएंगे या फ्लूइड उसको देंगे तो उसका BP जो है लेवल में आएगा। इसी प्रकार उनके जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि पॉइजनिंग कितने प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, पॉइजनिंग यहाँ पर पॉइजनिंग के जो टाइप्स है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि ये इनहेल के द्वारा भी पॉइजनिंग ली जा सकती है, यानी कि कोई लिक्विड है या कोई पाउडर है उसको पेशेंट सूंघ कर पॉइजनिंग कर रहा है, या उसके अलावा जो है लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठोस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह की पॉइजनिंग होती है। यानी कि अगर स्टोमक के अंदर कोई अगर तरह का पॉइजन जाता है तो हमें सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो होता है स्टोमक वॉश, यानी कि हमें गैस्ट्रिक लवाज यहाँ पर जो है वो करना होता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले एक RT ट्यूब लेनी है, यानी कि राइस ट्यूब लेनी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज। और उसके साथ ही सबसे पहले हमें पेशेंट को राइस ट्यूब लगाने पर उसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार फ्लूइड यानी कि NS के द्वारा हमें स्टोमक को वॉश करना है। वॉश करने से क्या होगा दोस्तों कि जो स्टोमक के अंदर जो पॉइजनिंग कंटेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इसी के साथ ही पेशेंट जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे दोस्तों।
इसके अलावा जब हम ये चीज़ याद रखें कि जब भी हम राइस ट्यूब को अपने स्टमक में एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसको हमें एक स्पेसिमेन के अंदर या जो कंटेनर है उसके अंदर हमें को उसको रखना होता है, ताकि बाई चांस अगर हमें पॉइजनिंग का टाइप पता नहीं चल पाए तो हम इसके जो फ्लूइड है द्वारा हम उसको पेशेंट की जो है पॉइजनिंग का पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले आप पेशेंट को कैनुला फिक्स करेंगे और साथ ही साथ एक ईडीटी वायल के अंदर या प्लेन वायल के अंदर यहाँ पर आपको सैंपल लेना है दोस्तों। ब्लड और यूरिन सैंपल आपको यहाँ पर लेना होगा, ताकि यहाँ पर जो है पॉइजनिंग का डायग्नोसिस जो है दोस्तों ये इसी पर डिपेंड करता है, ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल्स के ऊपर। ये सब हो जाने के बाद पेशेंट को फास्ट आपको यहाँ पर फ्लूइड देना होगा, साथ ही साथ एक आपको पेशेंट को कैथेटराइज करना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी उसने इंजेस्ट किया है वो उसकी बॉडी में अभी तक घूम रहा है, तो हमको उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कराना है, तो हमें यहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना होगा। फ्लूइड देने से उसकी जो बाई यूरिन और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, पेशेंट का जो यूरिन सैंपल है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट खुद ही वो सैंपल देने के लिए एबल होगा। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में आपको जो कैथेटराइज करोगे पेशेंट को, पॉलिश कैथेटर आप लगाओगे तो उसके थ्रू आपको जो यूरिन सैंपल ले लेना है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, लास्ट में आपको यहाँ पर अगर पेशेंट की पॉइजनिंग का टाइप पता चल जाता है तो यहाँ पर आपको उसको एंटीडोट देना है। उसका कुछ एंटीडोट की लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है, उसमें आप देख सकते हैं कि जिस टाइप का पॉइजनिंग होता है उस हिसाब से उसकी एंटीडोट किस प्रकार से होता है। एंटीडोट का पता लगने के बाद आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर देखिए दोस्तों जो है एंटीडोट के अमाउंट वहाँ पर उसको देना है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू उसके वेट या उसके एज के हिसाब से। एंटीडोट देने के बाद दोस्तों उसको हमें पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना होता है। आईसीयू में वहाँ पर हमें 24 से 48 आवर्स तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है दोस्तों, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन पॉइजनिंग के बाद होती है वो 24 टू 48 आवर्स के बीच में ही होती है दोस्तों। अगर 24 टू 48 आवर्स के बाद में पेशेंट को अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पॉइजनिंग का जो हमारा सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो बाय यूरिन और एंटीडोट के द्वारा वहाँ पर एक्सक्रीट आउट हो चुका है। तो यहाँ पर अब पेशेंट हमारा जो है खतरे से बाहर है दोस्तों, और पेशेंट को हम 1 या 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वहाँ पर हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर हमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुई या पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत हुई या किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ होती है तो हमें वहाँ पर उसको इंटुबेट भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए पेशेंट को हमेशा आईसीयू के अंदर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आप एक पॉइजनिंग पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर हैंडल कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो की तरह जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक वीडियो में मैं आपको कुछ इमरजेंसी ड्रग्स या इमरजेंसी इक्विपमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट पॉइजनिंग आता है तो आपके इमरजेंसी के अंदर कुछ ये इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। तो वहाँ पर आपको इंट्यूबेशन के लिए लैरिंगोस्कोप, ईटी ट्यूब वहाँ पर होनी चाहिए आपके पास में, स्टमक वॉश करने के लिए राइस ट्यूब होनी चाहिए आपके पास में, NS 1000 या 3000 की जो भी NS होती है वो आपके पास वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा वहाँ पर हमारे पास एट्रोपिन इंजेक्शन जो कि हर तरह की एलर्जीज या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर वहाँ पर दिया जाता है, और पल्स रेट को बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट। उसके अलावा देखिए दोस्तों, इमरजेंसी ड्रग के अंदर आपके पास वहाँ पर प्राइमाकोट होना चाहिए, हाइड्रोकोर्टिसोन, जो कि आपकी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये एक स्टेरॉइड भी इंजेक्शन भी है। उसी के साथ यहाँ पर आपके पास एक वहाँ पर डिफिब्रिलेटर भी वहाँ पर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो और उसी के साथ आपके पास एक ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ भी होना चाहिए जो कि एक पेशेंट को इंट्यूबेशन कर सके, या कोई फिजिशियन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि जिसके द्वारा आप एक पॉइजनिंग के पेशेंट को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार मेडिको सर्जिकल नर्स के आने वाले और बहुत सारे वीडियो, एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और यहाँ पर चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।